नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक कुमार, और दिन भर की खबरों की पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज जोशी जी। मनोज जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। खिताबी जीत, लगातार तीसरी बार भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ कि टोक्यो ओलंपिक के बाद जो है, जिस तरह से हम लोग मुख्य धारा में थे और मुख्य धारा से हटे, मुझे लगता है ये दोबारा से मुख्य धारा में आने में का एक सुनहरा मौका रहेगा। चलिए, हम भी इस पर चर्चा करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी क्या कहा है वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत ने तीसरी बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। पीवी सिंधु, मालविका बंसोद और लक्ष्य सेन चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हार्दिक पांड्या ने आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया और राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लिया। तो भारत ने तीसरी बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। बिहार के राजगीर में फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। और क्या कुछ रहा इस पूरे मैच में, सुनते हैं ये रिपोर्ट। पहले विशाल की रिपोर्ट। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब बरकरार रखा है। हेड कोच हरेंद्र सिंह का ये बतौर महिला टीम के साथ पहला खिताब है। मैच के पहले 2 क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में दीपिका ने 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया। भारत के पास तीसरे क्वार्टर में ही बढ़त दुगनी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन 42वें मिनट में मिले पेनल्टी स्ट्रोक पर दीपिका का शॉट चीन की गोलकीपर लीडिंग ने दाहिनी ओर शानदार डाइव लगाकर बचा लिया। भारत को चौथे क्वार्टर में भी एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वेरिएशन का कोई नतीजा नहीं निकला। भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर फिनिशिंग टच के लिए जूझते रहे। जापान के खिलाफ सेमीफाइनल में 16 पेनल्टी कॉर्नर में से एक को भी गोल में तब्दील नहीं कर पाई भारतीय टीम की कमजोरी फाइनल में पहले 30 मिनट में फिर देखने को मिली, जब उसे मिले 4 पेनल्टी कॉर्नर बेकार गए। वहीं दूसरे क्वार्टर में तीसरे ही मिनट में चीन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन तान झिझुआंग के शॉट को भारतीय गोलकीपर बिछू देवी ने दाहिनी ओर डाइव लगाकर बचाया और रिबाउंड पर भी गोल नहीं होने दिया। भारत ने 2016 में सिंगापुर में, पिछले साल रांची में और इस बार राजगीर में खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ भारत कोरिया के बाद 3 बार खिताब जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए। तो इस जीत पर कोच, टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, और उनका कहना है कि ये खिताबी जीत आने वाले विश्व कप और ओलंपिक खेलों की तैयारी में मदद करेगी। सुनते हैं उनकी बात। लास्ट 1-1.5 साल से टीम का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, तो मेरे को लगता है कि ये एक टॉनिक मिला, ये एक स्टार्ट है, अच्छा स्टार्ट है, जिससे कि कॉन्फिडेंस कहाँ पे और काम करने की जरूरत है वो मिलेगी। और जैसे मैंने बताया, ये तो मेरे को लगता है कि अब जो 26 में है, जो वर्ल्ड कप एलिमिनेशन है, वो एसिड टेस्ट है इन लड़कियों का, हम पूरे स्टाफ को। तो इस जीत को आगे का टॉनिक मान रहे हैं कहीं न कहीं कोच। जी हाँ, हरेंद्र जी के पास बहुत लंबा तजुर्बा है और मैं समझता हूँ कि कुछ उसका आधार है उसके पीछे, क्योंकि कई खिलाड़ियों में जो एक अच्छा तालमेल दिखाई दिया। हाँ, पेनल्टी कॉर्नर में मैं मानता हूँ अभी भी ड्रैग फ्लिक में भारत को भी बहुत कुछ करना है, लेकिन जिस तरह से दीपिका उभर कर सामने आई हैं, जिस तरह से उन्होंने 11 गोल दागे हैं, अपनी स्कोरिंग पावर का, क्षमताओं का परिचय दिया, और ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम की भी वो सदस्य थी। और इसके अलावा हालांकि पेनल्टी स्ट्रोक का मौका भी चूका, वो तो जरूर मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एक हताश जरूर किया होगा उनको, लेकिन एक फॉरवर्ड खिलाड़ी होते हुए ड्रैग फ्लिकर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको दुनिया भर में जो डिफेंडर्स हैं वही आपको ड्रैग फ्लिक करते हुए देखे जाते हैं, तो ये एक अपवाद है। चलिए, और इस बीच हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में ये प्रतियोगिता बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए हॉकी इंडिया के लिए फ्यूचर के लिए एक नया इंटरनेशनल वेन्यू हमें मिल गया और गवर्नमेंट का सहयोग रहा, तो यहाँ पे फ्यूचर में भी हम और इंटरनेशनल मैच कराएंगे। तो इस हिसाब से रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है लोगों का। हॉकी फैंस, मेरे ख्याल से पहली बार बिहार में राजगीर में हॉकी इंटरनेशनल मैच होना सपना है हमारे लिए, जहाँ हॉकी खेली नहीं जाती है, जहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुआ वहाँ पे इंटरनेशनल मैच हो रही है, और जो रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो एक्सेलेंट फ्यूचर हॉकी के लिए और बिहार हॉकी के लिए
बहुत अच्छा रहेगा। दिलीप टर्की साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि जहां नेशनल चैंपियनशिप नहीं होती है वहां इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे जी हैं। हाँ, लेकिन मैं 80 के दशक में अगर आपको पीछे लेकर जाऊं तो बिहार एक बहुत महिला हॉकी में एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती थी। सलोमी भेंगड़ा से लेकर तमाम कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बिहार से निकली। वो तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार जरा खेल जगत में जो है बिल्कुल हाशिए पर चला गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से फिर से रिवाइव होने का एक संभावना है, क्योंकि जब कोई होस्ट होता है शहर, वहां से उस खेल के पनपने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है। जी, और इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी वहां घोषणा की कि अगले साल होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स राजगीर में ही होंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा बूस्टअप है बिहार के लिए और राजगीर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिहार में खेल संस्कृति जो है ना धीरे धीरे जो है बिल्कुल पतन की तरफ जा रही है। उसका दोबारा से रिवाइव होना बहुत जरूरी है। और जब कोई नेशनल गेम्स होते हैं, नेशनल चैंपियनशिप होती है, इस तरह के आयोजन होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है उस शहर को या उस राज्य को कि आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो उससे वो आगे जो अगली पीढ़ी है उसके बहुत काम आता है। चलिए अब हॉकी से जरा बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं बैडमिंटन का। और पीवी सिंधु, मालविका बंसोद और लक्ष्य सेन आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने भी अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक गंवाने के बाद से लगातार 4 टूर्नामेंटों में हार का सिलसिला खत्म किया। उन्होंने पेरिस में कांस्य पदक विजेता मलेशिया की ली जी जिया को 57 मिनट में चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-14, 13-21, 21-13 से हराया। महिला वर्ग में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंग बांग रोंगफान को 50 मिनट तक चले मुकाबले में 21-17, 21-19 से पराजित किया। ये सिंधु की दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी के खिलाफ 21 मुकाबलों में 20वीं जीत है। वहीं मालविका बंसोड ने डेनमार्क की लाइन केजर्सफील्ड के खिलाफ 1 घंटे में 14 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 20-22, 23-21, 21-16 से जीत हासिल की। स्पोर्ट्स कैन वैष्णवी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लक्ष्य सेन जो भटके हुए नजर आए थे कांस्य पदक गंवाने के बाद से, 4 टूर्नामेंट में हार का सिलसिला फाइनली खत्म हुआ और बाजी भी मारी तो कांस्य पदक विजेता को ही हराकर। जी हाँ, बिल्कुल, जिससे हारे थे उसी को हराना अपने आप में एक मनोबल बढ़ाने वाली जीत थी ये। और अब इनका जो मुकाबला है वो डेनमार्क के रासमुस गेमके से है, और जो इस साल जर्मन ओपन में सुपर 300 टूर्नामेंट के जो है सिल्वर मेडलिस्ट रहे थे, फाइनल में पहुंचे थे। तो टक्कर मुकाबले की रहने वाली है, क्योंकि बेशक हमने देखा है कि कई बार इन्होंने एक्सेल्सन से लेकर तमाम खिलाड़ियों को जहां कड़ी चुनौती दी है, उनको हराया भी है, उनसे हारे भी हैं। पेरिस में भी हारे थे, तभी ये ब्राउन्ज मेडल की होड़ में आए थे। तो मुझे लगता है कि अब ये रासमुसे गेमके के खिलाफ इनको अपने जो संतुलित खेल पर ज्यादा ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा ओवरहेड स्मैश वगैरह से बचना होगा, क्योंकि वही उनके लिए कई बार परेशानी का सबब भी बनते हैं। चलिए, और इधर अगर हम देखें तो मालविका ने जो है वो अच्छा जीत हासिल की है और अपने से ऊंची रैंकिंग के खिलाड़ी को उन्होंने हराया है। जी हाँ, बिल्कुल, मालविका बंसोड जो कि महाराष्ट्र से आती हैं, और उनका जो मुकाबला है अब, क्योंकि जूनियर और सीनियर नेशनल्स में हमने उनको देखा, वहाँ पर उन्होंने कई मेडल भी हासिल किए। और अजरबैजान ओपन हो, मालदीव और नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की है। तो अब क्योंकि ये बड़ा मंच है, तो यहाँ बड़े मंच में ये जो एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस साबित होने वाला है। चलिए, और बैडमिंटन से निकलते हैं और रुख करते हैं T20 क्रिकेट रैंकिंग का। हार्दिक पांड्या ने आईसीसी मेंस T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान फिर से हासिल कर लिया है। नवीनतम रैंकिंग में तिलक वर्मा तीसरे और सूर्य कुमार यादव चौथे स्थान पर हैं और गेंदबाजी में अर्शदीप 9वें पायदान पर हैं। ये रिपोर्ट सुनते हैं। पांड्या ने इससे पहले इस साल की शुरुआत में T20 विश्व कप के बाद शीर्ष स्थान हासिल किया था। रैंकिंग में सबसे बड़ी उछाल तिलक वर्मा ने लगाई। वे 69वें पायदान की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। दक्षिण अफ्रीका के साथ श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज तिलक ने 2 शतकों के साथ 280 रन बनाए थे। वे इस समय T20 रैंकिंग में शीर्ष भारतीय बल्लेबाज हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। इसी श्रृंखला में 2 शतक लगाने के बाद संजू सैमसन 17 पायदान चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
तो तिलक वर्मा और उसके बाद संजू सैमसंग दोनों ने ही छलांग अच्छी लगाई, पर तिलक की छलांग तो कहीं लंबी हो गई है। बिल्कुल, देखिए अगर कोई खिलाड़ी, अगर युवा उभरता हुआ खिलाड़ी अगर 200 के स्ट्राइक रेट से भी ज्यादा तेज गति से खेलते हुए सेंचुरी बनाता है, और वो भी सेंचुरियन और जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी होम कंडीशंस में, तो उसके मायने काफी हैं। तभी आप देखिए ना 69, अभी जैसे रिपोर्ट में हमने सुना 69 से वो तीसरे स्थान पर आए। इसी तरीके से संजू सैमसन को देखें, मुझे याद है कि कई बार तो कई वर्ष लग जाते थे जब हमें 2 या 3 सेंचुरी देखने को मिलती थी। अब एक सीरीज में 2-2 सेंचुरी देखने को मिल रही हैं, और 2 महीने में 3-3 सेंचुरी संजू सैमसन की तरफ से देखने को मिली। अक्टूबर नवंबर में उन्होंने 5 T20 मुकाबलों में 3 सेंचुरी बनाई है, तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और बाकी रही बात हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या कोई अद्भुत प्रदर्शन नहीं था, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस थे उनके। अगर 39 रन की पारियां अगर आप उनके देखें, जो एक उन्होंने ग्वालियर में लगाई थी, उसमें जरूर 16 गेंदों पर 39 रन बनाए उन्होंने, लेकिन इसके अलावा जो है ना गेंदबाजी में उतने ज्यादा विकेट्स उनको मिल नहीं रहे हैं जितने कि पहले अक्सर मिला करते थे। चलिए, और क्रिकेट की ही बात को जारी रखें तो शुक्रवार से पर्थ में जो है महामुकाबला शुरू होने वाला है। इंडियन टीम, आपको लगता है फॉर्मेशन और उसमें बड़े उतार चढ़ाव देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे? जिस तरह से रोहित नहीं है, गिल भी अनुपस्थित रहेंगे, तो ऐसे में टीम के संयोजन में बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। देखिए, मुश्किलें जरूर आने वाली हैं, लेकिन 2021 से पिछला वाला जो 2018 वाला जो आप दौरा याद कीजिए भारत का, उसमें भारतीय टीम ने जिस तरह से तमाम परेशानियों को निजात पाते हुए वो जो सीरीज जीती थी। हमारे पास एक समय तो 11 प्लेयर भी पूरे नहीं हो रहे थे, वो भी हमने नेट बॉलर्स को बुला कर कभी नटराजन को, तो कभी हमने वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, इन सब खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। हनुमा विहारी, मुझे याद है हनुमा विहारी और अश्विन ने मैच आपको बचाया था, एक मैच निश्चित हार से बचाया था। तो मुझे लगता है स्थितियां विपरीत हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पुराने अनुभवों को देखते हुए भारतीय टीम कुछ अच्छा जरूर करेगी। बुमराह तो हमारे लिए हमेशा ही नंबर 1 फास्ट बॉलर रहे ही हैं, और उनको खेलना कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बड़ा मुश्किल साबित होने वाला है। बिल्कुल, ये बात वहां पर रिकी पॉन्टिंग ने भी कही है, मार्नस लैबुशेन ने भी कही है, और मैं समझता हूं कि वो और आपके मोहम्मद सिराज, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से कैपटाउन में शानदार गेंदबाजी की, जो ओवरसीज कंडीशंस होती हैं वहां वो भरपूर उसका फायदा उठाते हैं। अब उनके साथ जो है 2 युवा तेज गेंदबाज आपको दिखाई देंगे। एक तो टीम संयोजन यही है, और स्पिनर्स के तौर पर मैं पर्थ में एक ही स्पिनर उतरते हुए देख रहा हूं, और वो रविचंद्रन अश्विन हो सकते हैं, क्योंकि बाएं हाथ के 3-3 बल्लेबाज हैं उनके पास, और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ सबसे अच्छा प्रदर्शन दुनिया में अगर किसका है तो वो रविचंद्रन अश्विन ही है। चलिए, शुक्रवार से शुरू होने वाली ये सीरीज, पहला टेस्ट मैच होगा पर्थ में, सभी को इंतजार रहेगा। और फिलहाल एक और खबर हमारे पास है टेनिस से। राफेल नडाल ने डेविस कप फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में हार के साथ अपने टेनिस करियर को अलविदा कह दिया है। 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जो है नडाल, नीदरलैंड के बॉटिक वैन से जो है वो हार गए, लेकिन जबरदस्त करियर, और 14 बार फ्रेंच ओपन विजेता, 4 बार यूएस ओपन, 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। तो अलविदा कहने का थोड़ा दिन गड़बड़ था, लेकिन फिर भी विदाई तो जबरदस्त रही उनकी। बिल्कुल जबरदस्त रही। आप ये देखिए ना कि आप क्ले कोर्ट के उस्ताद हैं, मास्टर हैं आप, लेकिन उसके बावजूद विंबलडन के 2 खिताब भी आपके नाम हैं। आपने रोजर फेडरर के साथ जो 2008 में जो टफ फाइट दी थी, बड़ा जबरदस्त मुकाबला था, वो इतिहास के पन्नों में वो लिखा जाएगा। तो मैं कहूंगा हार्ड कोर्ट हो और किसी भी सतह हो, चाहे वो क्ले कोर्ट हो, घास हो, वहां उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। और जो क्ले कोर्ट तो खैर उसके तो वो बेताज बादशाह रहे, नो डाउट। और केवल ग्रैंड स्लैम ही नहीं, नडाल ने ओलंपिक सिंगल्स और डबल्स का स्वर्ण पदक भी जीता है, और उन्होंने स्पेन को 5 बार डेविस कप का खिताब भी दिलाया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा था वो स्पेन के फेवर में नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद अगर हम देखें तो वर्ल्ड नंबर 3 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सिंगल्स मुकाबला जीतकर अपनी टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा था, लेकिन अल्कराज और मार्सेल ग्रैनुलर्स जो है वो डबल मुकाबला हार गए, और स्पेन की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। चलिए, और इसी नोट पर प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। मनोज जी, आप स्टूडियो में आए, तमाम खबरों पर आपने हमसे विस्तार से चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलते चलते श्रोताओं, आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। भारत ने तीसरी बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। पीवी सिंधु, मालविका बंसोद और लक्ष्य सेन चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हार्दिक पांड्या ने आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान फिर से हासिल किया, और राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लिया। तो इसके साथ ही शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। गुड नाइट, शुभ रात्रि।